नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान हाफ ईयरली एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो पेपर है वो भीलवाड़ा ज़िले में संपन्न हो चुका है। भीलवाड़ा ज़िले के प्रश्न पत्र का हम आज यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड आगे भी वीडियोस मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कारक है। अति सूक्ष्म रेडियो तरंगों के आविष्कारकर्ता भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस रहे हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है ए। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है भाप इंजन किस पर आधारित है। तो भाप इंजन इनमें से ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर, नियमों पर आधारित है। इसमें स ऑप्शन आएगा। फिर हमें पूछा है विद्युत धारा का मात्रक है। ये एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरण का विमीय सूत्र होता है। तो देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टे में समय। वेग की विमा होती है L1 t-1, समय की विमा है t1। फाइनली जो एक्सेलरेशन की विमा होगी वो L1 t-2 होती है। तो L1 t-2 यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी ऑप्शन होगा इसमें ये L1 यदि t-2 है तो ये ऑप्शन सही होगा। एकदम क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है बट इसकी विमा ये होगी m0 L1 t-2। तो एक्सेलरेशन की विमा होती है m0 L1 t-2। अगला क्वेश्चन देखिए, सदिश राशि नहीं है। निम्न में से सदिश राशि नहीं है। तो बल एक सदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, संवेग एक सदिश राशि होती है। तो जो आयतन है वो एक सदिश राशि नहीं होती। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति के दौरान जो उड्डयन काल है उसका फॉर्मूला हमें पूछा है। 6th क्वेश्चन में देखिए, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय होता है u sin θ/g और उड्डयन काल होता है इस समय का दुगुना। तो इस समय का दुगुना यहाँ पर हमारे पास में उड्डयन काल आ जाएगा 2u sin θ/g। आप यहाँ पर इन ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो ये है t बराबर 2u sin θ/g। तो इसमें इसका आंसर आएगा ए। 7वां क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है k बराबर हाफ mv²। अब ये कहा जा रहा है कि नया जो वेग है वो पहले वाले वेग का दुगुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी। नई गतिज ऊर्जा k डैश बराबर हम लिख सकते हैं हाफ mv²। देन k डैश इक्वल टू हाफ v डैश की जो वैल्यू है वो है 2v²। देन यहाँ से 1/2 m 4v² हो जाएगा। तो मैं इस 4 को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो k डैश इक्वल टू हमें मिल गया है 4k। तो पहले जो गतिज ऊर्जा थी उसकी 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाफ mv² है ये k के इक्वल है। देन यहाँ पर हमारे पास में गतिज ऊर्जा 4 गुणी आ जाएगी। यह है 4 गुणी। 8वें क्वेश्चन में हमें एक समाकलन दे रखा है। x की घात 3 का समाकलन क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास में x की घात n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की घात n+1 अपॉन n+1+c। तो यहाँ पर x की घात 3 हमें दे रखी है,
इसका समाकलन होगा अक्स की घात 3 + 1 बट्टे में 3 + 1 प्लस c। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी हम n बराबर 3 रख देंगे, तो अक्स की घात 3 + 1 बट्टे में 3 + 1 प्लस c। देन यहाँ से अक्स की घात 4 बट्टे में 4 आ जाएगा, प्लस में c भी यहाँ पर आना चाहिए था, बट ये प्लस में c किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। अक्स की घात 4 बट्टे में 4 अवश्य दे रखा है, इस c को यहाँ पर 0 कंसिडर कर लिया गया है। हालांकि ये एकदम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पर ये होना चाहिए था। चलिए इसमें बी ऑप्शन सही कंसिडर कर लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें पूछा है किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए हम यदि वेग, एक तरफ यदि हम वेग ले लें, दूसरी तरफ समय ले लें, और जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है उस ग्राफ के यदि हम ढाल की यदि हम बात करें, एक छोटा सा इसमें हम अल्पांश ले लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल के रूप में प्राप्त होगा। ये वाला जो हिस्सा है वो dv, ये जो हिस्सा है वो dt, ये जो एंगल हमने यहाँ पर दिखाया वो थीटा। तो यहाँ पर इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसके इक्वल होगा? देखिए ग्राफ का जो ढाल होता है उसका फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। tan थीटा बराबर यहाँ पर इसका लंब हो जाएगा dv आधार dt। तो dv/dt ये एक के इक्वल होता है, जो कि त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो जो रेखा का ढाल है वेग, एक तरफ हमने लिया है वेग, दूसरी तरफ हमने लिया है समय। तो वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ में जो रेखा का ढाल होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा ये भी ऑप्शन दे रखा है, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा ये भी ऑप्शन दे रखा है। वेग और समय के मध्य यदि ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। इसका आंसर ए आएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर किसी वेग से फेंका जाता है, तो उसकी क्षैतिज प्रास अधिकतम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? देन यहाँ पर देखिए क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में होता है। तो देखिए यहाँ से r मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन 2 थीटा मैक्सिमम इसका मान होता है 1, और ये कब होगा? जब आप 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पर 90/2, थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जब आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेंगे तब हमें अधिकतम क्षैतिज प्रास प्राप्त होने वाली है। दाब की विमा हमें दे रखी है। दाब की जो विमा होती है वो m1 l-1 t-2 होती है। हमें इसका मात्रक पूछा है। हालांकि इस विमा से इसके मात्रक का कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ से भी आप देखकर बता सकते हैं, क्योंकि न्यूटन जो बल है उसकी विमा होती है m1 l1 t-2, और बट्टे में यहाँ से l-1 लाने के लिए यहाँ पर l2 का भाग लगाना पड़ेगा, इस अर्थात मीटर का स्क्वायर का भाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो भी ऑप्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि मीटर की घात यहाँ पर 2 है तो ये भी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। वैसे एकदम क्लियर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये है कि जो दाब है उसका मात्रक हमारे पास में होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। क्लियर? 12वें क्वेश्चन को देखिए, किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान है? तो कार्य और बल आघूर्ण दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं।
तो इसमें स ऑप्शन आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक पत्थर को किसी टावर से गिराया जाता है जो 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। टावर की ऊंचाई क्या है? जी हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज में लेना है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमें एक पत्थर दे रखा है जो कि टावर से गिराया जा रहा है, विराम अवस्था से गिराया जा रहा है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो है 0। हमें ये पूछा है 4 सेकंड के पश्चात वो जमीन पर पहुंचता है, जी की वैल्यू हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज में लेनी है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? इसके लिए हम गति का दूसरा समीकरण का प्रयोग करेंगे। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से u की जो वैल्यू है वो हम 0 पुट कर देंगे, g की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। h बराबर 0 प्लस में 5 इंटू में 16, 5 इंटू में 16 यहाँ से 80 आ जाएगा, तो 80 मीटर इसका सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन देखिए 80 मीटर द में दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन 80 मीटर होने वाला है। फिर देखिए एक प्रेक्षक किसी नियत वेग से, यहाँ पर नियत वेग आएगा, नियत वेग से गतिमान कार पर बैठा है। प्रेक्षक अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। देखिए अपने जो कार में बैठा है तो वो एक निर्देश तंत्र की भांति काम कर रही है, तो वो यहाँ से इस सापेक्ष संदर्भ के संपर्क में उसको अपनी कार के सापेक्ष उन वस्तुओं को देखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो हमें बल का सूत्र देता है, F बराबर m इंटू ए देता है। तो F बराबर एम ए से पुट कर सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, या dP अपॉन में dt, या m इंटू ए। वैसे फाइनल जो फॉर्मूला है वो यही निकलता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि किसी बंदूक से एक गोली छोड़ने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त क्यों करती है? तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी बंदूक से, ऐसे ये हमारे पास में क्या है, एक बंदूक है, और जब इस बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है, तो बंदूक यहाँ पर पीछे की ओर गति करती है। और ये जो बंदूक और गोली है, ये गोली है तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है। उसके पीछे रीजन है संवेग संरक्षण का नियम। तो जैसे ही बंदूक से गोली दागी जाती है, पहले इन दोनों का संवेग 0 होता है, और जैसे ही गोली दागते हैं तो गोली आगे की ओर, उसका संवेग इधर की ओर हो जाता है। तो बंदूक है उतने ही संवेग से पीछे की दिशा में चलती है, तत्पश्चात इनका कुल संवेग 0 हो जाता है। तो प्रतिक्षिप्त क्यों करती है? संवेग संरक्षण नियम का पालन करने हेतु। तो संवेग संरक्षण नियम का यहाँ पर पालन होता है, और उसी वजह से बंदूक की से गोली दागने पर बंदूक पीछे की दिशा में प्रतिक्षिप्त वेग से चलती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भौतिक राशि अक्ष के मापन में त्रुटि डेल्टा अक्ष हो तो अक्ष की घात m में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ से हमें दे रखी है एक अक्ष की घात m, और अक्ष के मापन में त्रुटि है डेल्टा अक्ष। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ आपेक्षिक त्रुटि की, तो आपेक्षिक त्रुटि यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगी डेल्टा अक्ष अपॉन में अक्ष। तो देखिए ये m इंटू अक्ष में त्रुटि होगी, अक्ष में आपेक्षिक त्रुटि, अक्ष में आपेक्षिक त्रुटि के इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि की यदि मैं बात करूं तो आपेक्षिक त्रुटि का आप 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए,
आपेक्षिक त्रुटि बराबर हमारे पास में हो जाएगा इनटू में 100%, जो कि प्रतिशत त्रुटि के इक्वल हो जाएगा। अब आपेक्षिक त्रुटि है क्या, यहाँ पर यदि अक्स केवल अक्स होता तो उसकी आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा अक्स अपॉन में अक्स होती, और जब इसकी घात अक्स है तो आपेक्षिक अक्स इसकी घात m है, तो जो आपेक्षिक त्रुटि है वो m गुणा हो जाएगी, और जो प्रतिशत त्रुटि है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में m इंटू डेल्टा अक्स अपॉन में अक्स इंटू में 100%। तो ये हमारे पास में आ गई है m गुणा 100% हमारे पास में आ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी प्रतिशत त्रुटि को लिख सकते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, 1 रेडियन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 रेडियन में क्या होता है, ये एक समतल कोण का मात्रक होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये हमारे पास में होती है चाप, और ये होता है कोण। तो कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या, चाप बट्टे में त्रिज्या। और जब चाप बराबर होती है त्रिज्या के, यदि हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि चाप बराबर है त्रिज्या के, तो कोण बराबर हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन आप समझेंगे, जो कोण है 1 रेडियन कब होगा, जब चाप और त्रिज्या बराबर हो। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समतल कोण का वह मान, वह समतल कोण जिसमें वर्तीय चाप त्रिज्या के बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो, कोमा 1 रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। त्रिभुज सदिश नियम क्या कहता है, देख लीजिए कि हमारे पास में कोई त्रिभुज है, और उस त्रिभुज की 2 भुजाओं के अनुदिश यदि आप एक सदिश लेते हैं और दोनों का क्रम एक ही होना चाहिए, 2 सदिशों का परिमाण और दिशा समान क्रम में निरूपित की जाए, तो इनकी जो तीसरी जो भुजा है वो विपरीत क्रम में होनी चाहिए। वो इन दोनों के तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है। तो ये हमारे पास में इन दोनों सदिशों का योग का परिणामी को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए ये नियम क्या है कि हमारे पास में कि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं, यदि त्रिभुज की 2 क्रमागत लगातार भुजाएं हम ले रहे हैं, क्रमागत भुजाओं को 2 सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है।
तो ये हमारे पास में है त्रिभुज सदिश नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन में हमें एक सदिश दे रखा है 4ik प्लस 3jk प्लस 5kk के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं। सदिश के परिमाण को हम a से व्यक्त करते हैं। ये हमारे पास में सदिश है 4ik प्लस 3jk प्लस 5kk। यदि हम इसका परिमाण ज्ञात करें तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं i केप जे केप और के केप के गुणांकों का वर्ग कर दीजिए, फिर उनका अंडरूट कर दीजिए। तो यहाँ से 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ए बराबर हमारे पास में आ जाएगा अंडरूट में 50, अंडरूट में 50। तो एन केप बराबर हमारे पास में आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए, अर्थात 4i केप प्लस 3jk प्लस 5kk अपॉन अंडरूट में 50। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। 21वां क्वेश्चन है परिवर्ती द्रव्यमान वाले तंत्रों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए रॉकेट एक परिवर्ती द्रव्यमान का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वाहक लदान पट्टा युक्ति, वाहक लदान पट्टा युक्ति है, ये भी एक परिवर्ती द्रव्यमान का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। स्थितिक घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। हम सीमांत घर्षण बल जानते हैं Fs मैक्सिमम इक्वल टू होता है μs इंटू आर। हमें पूछा है μs की डेफिनेशन, तो μs बराबर आ गया Fs मैक्सिमम अपॉन आर। तो μs की डेफिनेशन क्या है, μs क्या है, Fs मैक्सिमम सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल व ये 2 पृष्ठों के मध्य 2 समतल 2 पृष्ठ है, उनके मध्य लगने वाला सीमांत घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात, बल का अनुपात स्थितिक घर्षण गुणांक कहलाता है। स्थितिक घर्षण गुणांक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, जब वो कण सर्कुलर पाथ पर अपरिवर्ती चाल से गति करता है तो उस वर्तीय पथ के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। देखिए समझ लीजिए एक बार क्या होता है। ये हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर ये कोई कण है जो कि एक ये जो चाल है v है वो नियत है, ये नियत है, इसकी दिशा लगातार बदल रही है। हालांकि दिशा बदल रही है बट इसका जो परिमाण है वो नियत है। तो इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो वर्तीय पथ पर, वर्तीय पथ पर अपरिवर्ती चाल से, अपरिवर्ती चाल से गतिशील कण पर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण
अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, एक कण पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत है, तो परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। हम दो बल लेकर चल रहे हैं, एक F1 दूसरा F2, और दोनों के बीच का यदि कोण थीटा होता है तब उनका परिणामी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा का रूट। यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है वो है 3 न्यूटन, F2 की जो वैल्यू है वो है 4 न्यूटन, थीटा का जो मान है वो है 90 डिग्री। देन हमें क्या प्राप्त होने वाला है, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 90 का जो मान है वो 0 होता है, तो F बराबर 9 प्लस 16 का रूट 25 बराबर 5 न्यूटन हमें प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवेग संरक्षण नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। विद्यार्थियों, संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि किसी घटना के दौरान संवेग का मान नियत रहता है, या घटना से पूर्व का संवेग और घटना के बाद का संवेग इक्वल होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एग्जाम्पल के जरिए इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। देखिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे, एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय आरेख खींचिए। इस आरेख का ढाल क्या निरूपित करता है? यदि एक समान त्वरित गति है और उस गति के लिए हम एक तरफ वेग लें, एक तरफ हम समय लें, तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरीके से खींचा जाएगा। ये जो वेग है वो प्रारंभिक वेग होता है, और यहाँ से यहाँ पर जाने के पश्चात ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक समय है और ये अंतिम समय होता है। और इस ग्राफ का जो ढाल होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक v माइनस यू, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक t। तो देखिए ढाल बराबर होता है m बराबर tan थीटा बराबर v माइनस यू बट्टे में t, और ये v माइनस यू बट्टे में t है वो 1 के इक्वल होता है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो जो ढाल है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ इस तरीके से खींचा जाएगा। शेष जो प्रश्न पत्र है इनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो गति के समीकरण व्युत्पन्न हम यहाँ पर दो विधियों से करते हैं। आपको यहाँ पर कोई सी भी एक विधि का प्रयोग करते हुए गति के समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण आप चाहे कलन विधि से चाहे ग्राफी विधि से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य की गति का पथ परवलयकार होता है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रक्षेप्य गति में आप देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से रिलेटेड है, और ये भी हमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इनका सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति का वर्णन करते हुए वाहन की अधिकतम गति के लिए आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके बी पार्ट में हमें दे रखा है एक वेग एक समान चाल से एक साइकिल सवार बिना झुके कम से कम कितनी त्रिज्या के समतल मोड़ पर सुरक्षित चल सकता है। हमें त्रिज्या पूछी है। साइकिल टायर तथा घर्षण के मध्य घर्षण गुणांक। देखिए एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है समतल वृत्ताकार सड़क के लिए v बराबर म्यू एस आर जी। हमें r पूछा है तो v
बट्टे में म्यू एस इंटू जी आ जाएगा। तो v का जो मान है वो 7 दे रखा है, म्यू एस का जो मान है वो 1/4 दे रखा है, g का मान हमें 10 दे रखा है। तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट्टे में से 4, 10 का हम भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे को मिल जाएगा 28/10। r बराबर हमें प्राप्त होने वाला है 2.8 मीटर। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 11 के हाफ ईयरली के पेपर का सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में इतना ही।